डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी के छात्रों के लिए प्रश्न पत्र 1 कहानी, कविता और व्याकरण के खंड 2 कविताएं और व्याकरण की इकाई 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस इकाई में हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि महाप्राण निराला की एक कविता का अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे और उसका कविता का आस्वाद लेंगे। आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। इस इकाई का लेखन जो आपने आपके स्वाध्याय सामग्री में है वो श्री मगन भाई परमार जी ने किया है और प्रस्तुत दृश्य श्रव्य प्रस्तुतिकरण यानी कि ये लेक्चर मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा ले रही हूँ। इस इकाई का उद्देश्य पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गर्म पकौड़ी का आस्वाद लेना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो हम कविता का आस्वाद लें, उसका आनंद प्राप्त करें। फिर हम गर्म पकौड़ी की व्याख्या को समझेंगे, उसमें अंतर्भूत अर्थों को समझेंगे और इस कविता के माध्यम से निराला की काव्यगत विशेषताओं को जानेंगे, उनके लेखन शैली को कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता को पढ़ने के पहले ये ज़रूरी है या ये अपेक्षित है कि आप निराला की और दूसरी कविताओं से परिचित हों, थोड़ा पढ़े हों, थोड़ा उनकी कविताओं का रस लेते रहे हों। उनकी बहुत सारी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत चलती रही हैं। तो जैसे वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, तो ये कविता है, या राम की शक्ति पूजा जो कि उनकी कठिनतम कविता मानी जाती है। कुकुरमुत्ता जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी। ये इन कविताओं को कहीं थोड़ा बहुत आपने देखा हो, पढ़ा हो तो एक निराला की एक बड़ी सुंदर छायावादी कविता है, उत्तर रही है संध्या परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इस तरह कविता का आपने पठन किया हो, कहीं जाना हो, तो आपके लिए यह कविता समझना और भी सरल हो जाएगा। महाप्राण निराला। निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था, जहाँ पर महिषादल नामक एक देशी राज्य में उनके अभिभावक रहते थे। मूल उनका उत्तर प्रदेश में है, जहाँ गढ़कोला नामक जगह पर उनका मूल पैतृक स्थान था। लेकिन निराला का जन्म और काफ़ी लंबा समय जीवन का महिषादल में ही पश्चिम बंगाल में बीता और इसीलिए वो बांग्ला के बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं। हिंदी पर जितना उनका अधिकार था उतना ही अधिकार उनका बांग्ला पर भी था और उनकी शिक्षा संस्कृत पद्धति में, संस्कृत भाषा की हुई थी, तो संस्कृत में भी उनका उतना ही अधिकार था। अंग्रेज़ी भी वो बहुत अच्छी जानते थे। तो और ये अधिकतर स्वाध्याय से उन्होंने सीखा था। हाई स्कूल तक उन्होंने पढ़ाई की थी और बाकी सब जो अध्ययन है उनका बहुत विशद अध्ययन था। भारतीय पुराण का, भारतीय विज्ञान का, ज्ञान का, ये सभी उन्होंने स्वाध्याय से अर्जित किया था और संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेज़ी चारों भाषाओं के वो अच्छे विद्वान माने जाते रहे थे। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को उनका निधन इलाहाबाद में हुआ, जहाँ पर वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर में स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। अन्यथा उनका संपूर्ण जीवन लगभग
यायावरी में बीता। वो यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे। कार्य क्षेत्र में 1918 से 1922 तक वे महिषादल में ही काम पर रहे, उसी राज्य में वो राज्य सेवा में थे। उसके बाद 1922-23 के दौरान वो कोलकाता से प्रकाशित समन्वय पत्र का संपादन करने के लिए कोलकाता में रहे। 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक बने और इसी समय उनका रचना कर्म सबसे प्रखर रहा। सबसे ज़्यादा रचनाएं की। मतवाला बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पत्र के रूप में सामने आया और मतवाला में रहते हुए ही उनको निराला उपनाम मिला। इसके बाद वे लखनऊ में गंगा पुस्तकमाला कार्यालय और वहाँ से निकलने वाली मासिक पत्रिका सुधा के लिए काम करते रहे 1935 तक। और उसके बाद 1942 से वो अब अंतिम समय तक वो इलाहाबाद में लगभग स्थिर हो गए और वहाँ पर रह कर के स्वतंत्र रूप से लेखन, संपादन, अनुवाद का काम करते रहे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों लिखा। पद्य में मुख्य रूप से वो छायावादी कवि माने जाते हैं। छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ कहे गए हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, तो उसमें दूसरे नंबर पर ही उनका नाम आता है। उनकी बहुत सारी छायावादी कविताएं बेहद प्रसिद्ध हैं, बेहद लोकप्रिय भी हैं। परिमल, द्वितीय अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, गीत कुंज, अणिमा, आराधना, संध्या, काकली, ये सभी लगभग छायावादी रचनाएं हैं और सुंदर कल्पनाओं की, भावनाओं, कोमल भावनाओं की और आत्मिक विस्तार की कविताएं इसमें पाई जाती हैं। आध्यात्म का एक सुर उसमें पाया जाता है इन कविताओं में। इसके अलावा उन्होंने तुलसीदास पर एक बहुत सुंदर काव्य लिखा है और इनके अलावा नए पत्ते और कुकुरमुत्ता उनकी ऐसी रचनाएं हैं, ऐसे काव्य संग्रह हैं जिसमें छायावादी स्वर से हटकर उन्होंने दूसरे स्वर में कविताएं लिखी हैं। निराला के व्यक्तित्व की एक विशेषता थी कि वो जितना ज़्यादा राजन्य वर्ग से जुड़े हुए थे या समाज के सबसे ऊपरी तबके, सबसे संपत्तिवान तबके से जुड़े हुए थे, महिषादल राज्य सेवा में रहने या बचपन वहाँ पर बीतने के कारण, बाद में उनकी संवेदना समाज के बिल्कुल निम्न वर्ग से या एक तरह से कहे जाने के त्यक्त वर्ग से तक उनकी संवेदना प्रसारित हो गई थी और वह माने उनके बीच भी वो रहे थे और उन तक उनकी संवेदनाएं चली गई थी। और अपने समय को अभिव्यक्त करते हुए आप देखें, मैंने 1896 में उनका जन्म हुआ और उसके बाद जो उनका कार्यकाल 1918 से शुरू हुआ वो स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, गांधी जी का समय था। और गांधी जी जिस तरह से समानता, सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे, जिस तरह से वो अछूतोद्धार की बात कर रहे थे और सब बराबर हैं की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने समाज के हर तबके को एक साथ लाकर खड़ा किया था, इन सब का असर उस समय के सारे लेखकों, कवियों पर पड़ा और निराला पर भी पड़ा। और उसके तहत उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जो उनकी छायावादी स्वर से अलग हैं। वो अधिकतर कुकुरमुत्ता और नए पत्ते में संकलित है। उन्होंने गद्य भी उतना ही लिखा जितना पद्य लिखा। उनके प्रमुख उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चमेली, बिल्लेसुर बकरिहा। कहानी संग्रह है चतुरी चमार, शुकुल की बीवी, सखी, लिली, देवी इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा उन्होंने उनका निबंध संग्रह है, उनके आलोचना की पुस्तक है रविंद्र काव्य कानन के नाम से, और दूसरे तरह का लेखन भी उन्होंने गद्य की सभी विधाओं पर उन्होंने लेखन किया और अच्छा सभी उच्च कोटि के
रचनाएं बन पड़ी हैं। अब हम जो है वो आते हैं गर्म पकौड़ी पर। गर्म पकौड़ी पहले हम पढ़ते हैं। गर्म पकौड़ी, ए गर्म पकौड़ी, तेल की भुनी नमक मिर्च की मिली, ए गर्म पकौड़ी। मेरी जीभ जल गई, सिसकियां निकल रहीं, लार की बूंदें कितनी टपकी, पर दाढ़ तले दबा ही रखा मैंने, ज्यों कंजूस ने ज्यों कौड़ी। पहले तूने मुझको खींचा, दिल लेकर फिर कपड़े सा खींचा, अरे तेरे लिए छोड़ी, बम्हन की पकाई मैंने घी की कचौड़ी। ए गर्म पकौड़ी, गर्म पकौड़ी, ए गर्म पकौड़ी। एकदम सहज कविता, पढ़ने में आनंद आता है, सरल है, और अगर इसका सीधा सीधा अर्थ हम लेते हैं तो भी कोई रसानंद में बाधा नहीं आती है। यहाँ पर जो पहला अर्थ निकलता है इस कविता का, वो सीधा सा निकलता है। एक ऐन्द्रिक धरातल पर उन्होंने अनुभव का सृजन किया है। गर्म पकौड़ी, ए गर्म पकौड़ी, संबोधन वो पकौड़ी को कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया है उससे तुरंत पढ़ने वाले को, सुनने वाले को पकौड़ी का खुद का अनुभव जो है, पकौड़ी खाने का, पकौड़ी तलते हुए देखने का, वो तुरंत मानसिक चित्र उसका उपस्थित हो जाता है। तो गर्म पकौड़ी, तेल की भुनी, तेल की पकौड़ी, तेल में भुनी तली जाती है पकौड़ी, और कड़वे तेल में जो सरसों के तेल में तली हुई पकौड़ी में जो झार आता है, एक तरह का एक आनंद आता है, तीखापन उसका आता है, उसका कुछ अलग ही आनंद आता है। उसको जो तलने के समय जो सुगंध आती है, ये सब जिस तरह से इन्होंने वर्णन किया है, जिन शब्दों को रखा है, उससे एक पूरा चित्र, मानसिक चित्र उभरने लगता है, और हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। हमारे आंखों के सामने तली जाती हुई पकौड़ी का चित्र आता है, हमारे नथुनों में, हमारे नाक में उसकी सुगंध, उस तेल से, गरम तेल से और पकौड़ी से उठती हुई सुगंध आने लगती है, मुंह में, जीभ में स्वाद आने लगता है, उसका एक तरह का एक तरह की रुचि जागृत होती है पकौड़ी के प्रति, और उसके पकौड़ी की मुलायमियत का एहसास हमारे हाथों को होने लगता है। तो उन्होंने जिस तरह से वर्णन किया है, पूरे हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय कर देता है, और केवल ये वर्णन जो है हमको पकौड़ी खाने जैसा आनंद देता है। ऐन्द्रिक धरातल पर बिल्कुल स्थूल रूप से उन्होंने एक सुंदर शब्द चित्र पकौड़ी का खींचा है। नमक मिर्च की मिली, नमक और मिर्च पकौड़ी में और ज़्यादा कुछ भी न डाला जाए तो भी नमक मिर्च डाल करके और बढ़िया से तेल में तल करके निकाल करके उसको दिया जाए, उसका ही स्वाद कितना अच्छा होता है। और इतना होता है कि इसको रोका नहीं जाता है अपने आप को, तेल से निकली नहीं, कढ़ाई से निकली नहीं, प्लेट में रखी नहीं गई कि बस गप से उठा के मुंह में, और गरम गरम उसमें भाप भरी होती है पकौड़ी। आप जानते हैं पकौड़ी जो है वो माने स्पंजी पकौड़ी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसमें अंदर की तरफ काफ़ी भाप और हवा भरी हुई हो। तो वो भाप जो है वो अगर गरम गरम बिल्कुल मुंह में रख लेंगे तो तुरंत भाप से मुंह जल जाएगा। तो जीभ जल गई, पूरा वर्णन, स्थूल वर्णन किया है। सिसकियाँ निकल रही, तीती इतनी है, तेल का भी झार आ रहा है, मिर्च का भी झार आ रहा है, तो सिसकियाँ निकल कर रहे हैं और खाए जा रहे हैं। गरम भी लग रहा है, जीभ भी जल गई है, तो भी खा रहे हैं। क्यों? इतना खाने का उसका स्वाद आ रहा है, लार टपकी जा रही है। मतलब 1 मिनट अगर मुंह में ना रहे तो लार टपकने लगती है, ये स्थिति हो गई है। पूरा ऐन्द्रिक अनुभव हमें बिना पकौड़ी खाए और पकौड़ी खाने का पूरा अनुभव ये कविता इस तरह से दे रही है। उसके बाद फिर जो अगला उनका चरण है, ये पहला चरण है जहाँ पे उन्होंने ऐन्द्रिक धरातल पर पूरा पकौड़ी खाने का स्वाद रच दिया है।
और उसके बाद फिर वो कुछ संकेत भी कर रहे हैं। पर दाढ़ तले दबा ही रखा मैंने, कंजूस ने ज्यों कौड़ी। कंजूस जिस प्रकार कौड़ी से चिपका रहता है, कौड़ी पुराने ज़माने में चलने वाला एक तरह का माने वस्तु विनिमय का ये था। कौड़ी होती तो समुद्र से निकलने वाला एक तरह का जीव है, शेल है एक तरह की, जिसके अंदर कीड़ा होता है, जैसे कि शंख इत्यादि में होता है। तो लेकिन पुराने समय में इसको सिक्के की तरह से इसका चलन किया जाता था। मूल्य बहुत ही कम होता था, एक कौड़ी का मूल्य कुछ भी नहीं होता था, तो उससे कुछ भी नहीं लिया जा सकता था। लेकिन फिर भी वो कौड़ी भी चलती थी, वो सिक्कों की जगह पर, पैसे की जगह पर वो चलती थी। तो वो और जो कंजूस होता है, कंजूस एक एक कौड़ी को, माने मूल्यहीन चीज़ है एक तरह से वो, लेकिन उसको भी वो कस के पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। कंजूस की परिभाषा ही है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब शरीर का अंग क्षत विक्षत हो जाए लेकिन पैसा पास से नहीं निकलना चाहिए। तो उसके जैसे कंजूस पकड़ के रखता है, वैसे ही मैंने पकौड़ी पकड़ के रखी, पकौड़ी को दबा लिया, कोई ले न ले, कोई और न खा ले। मैंने वो एक तरह से उन्होंने कंजूस की बात करके एक तरह से संकेत भी दिया है कि पैसे वाले किस तरह से अपना पैसा दबा के रखते हैं। और दूसरा उन्होंने उपमा अच्छी दी है कि उतना ही जितना लालच कंजूस को अपनी कौड़ी तक से होता है, उतना ही लालच इस समय मेरा पकौड़ी। यहाँ पर भी स्थूल जो अनुभव है उसका विस्तार हो रहा है कि बहुत ही प्रेम से पकौड़ी खाई जा रही है, और उसको खाने के आनंद को साझा कर सकने की भी इतना भी उसमें छूट नहीं है कि किसी दूसरे से करें। सब मैंने सब मुझे खानी है, भले ना मेरी जीभ जले और भले ना मेरा मुंह भरा रहे, लार टपकती रहे, लेकिन मैं पकौड़ी खाऊंगी, दाढ़ से दबा दबा कर वो रखे रहूँगी, मुंह में भरी होनी चाहिए पकौड़ी। अब पकौड़ी के लिए फिर कह रहे, पहले तूने मुझको खींचा, दिल लेकर फिर कपड़े सा खींचा। अब ये थोड़ा सा मज़ेदार करने की कोशिश की है यहाँ पर। अगर ऐन्द्रिक उसमें देखें, हम ठोस उसके अर्थ को देखें, अभिधा को देखें, तो पहले तुमने आकृष्ट किया मुझे, पहले तली जाती हुई देख करके मन एकदम ललच गया और खिंचा चला आया मैं पकौड़ी खाने के लिए। और फिर जब एकदम ललच गया तो क्या हालत मुझे निचोड़ दिया। मैंने तीती इतनी है, गरम इतनी है, जीभ जलाए जा रही है, दुरावस्था कर दी है, लेकिन मैं खाए जा रहा हूँ। तो ऐसा पकौड़ी तुमने किया क्या आखिरकार? मुझे खींचा, मुझे आकृष्ट कर लिया और अब मुझे निचोड़ रही है। मतलब मुझे उसी में एक तरह से लिपटा रही है अपने में। मैं पूरी तरह से आस्वाद के, पूरी तरह से पकौड़ी के वश में हो गया हूँ। अरे तेरे लिए छोड़ी बम्हन की पकाई मैंने घी की कचौड़ी। मैं इतना हो गया कि तेल में पकी हुई, तेल को हमेशा घी से नीचा माना जाता है। हमेशा ये उस पाकशास्त्र में और एक सामाजिक मान्यता में जो अमीर होते हैं, वो पैसे वाले हैं, वो घी में खाएंगे। घी का मतलब असली घी, देशी घी, तो उस घी में खाना पका के खाएंगे वो जो सामर्थ्यवान है। और तेल तो जो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते उनके लिए है। तो हमेशा तेल से घी को श्रेष्ठ माना गया है। तो घी में जो कचौड़ी पकी है, उस कचौड़ी को भी मैंने, और वो भी किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। अब पकौड़ी तलने वाले, पकौड़ी जो है वो सामान्यतया थोड़ा गरीब वर्ग, निचले वर्ग से ज़्यादा जुड़ती है। तेल में तली जाने वाली पकौड़ी जो है वो निचले वर्ग से ज़्यादा जुड़ती है। तो वो ब्राह्मण की बनाई हुई घी की कचौड़ी भी मेरे लिए इस समय फीकी है, वो भी मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हारे स्वाद ने इस तरह से मुझे आकृष्ट किया है। ये इसका एक ऐन्द्रिक धरातल पर एक
शब्द चित्र जो खींचा है और उसके साथ पूरा पांचों इंद्रिय जनित अनुभव देने का प्रयत्न यहाँ पर इस कविता में दिखाई पड़ता है। निराला ने देने की कोशिश की है और अगर इसको इसी स्तर पर समझा जाए तो भी यह जो कविता है वो बहुत ही सफल है और पूरी तरह से अच्छी तरह से अपने मंतव्य को व्यक्त करती है। लेकिन अगर इसके हम थोड़ा गूढ़ में जाएं तो थोड़ा सा दूसरा अर्थ भी इसमें से निकल करके आ सकता है, जिसमें कि ये निराला की संवेदना किस तरह से समाज के निम्नतम वर्गों तक प्रसरित हुई थी और उनके साथ वो एकसार होना चाह रहे थे, उसकी झलक इसमें दिखाई पड़ती है। तो उन्होंने इसमें सीधे कोई बात नहीं करी है, लेकिन पकौड़ी की ही जब बात शुरू की, पकौड़ी को संबोधित किया, तो पकौड़ी जो है वो माने एक तरह से वो पकौड़ी खाने वाले जो लोग हैं वो या तो थोड़े माने वही बताया जैसे मैंने कि जो समाज के ऊपरले वर्ग के लोग हैं वो घी में तली हुई चीज़ें या घी के में पके हुए सामान पकवान को खाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए जो चर्चा होगी उनके ऊपरले वर्गों के, राजन्य वर्ग के जो पकवानों की चर्चा होगी तो वो घी के पकवानों की चर्चा होगी, तेल के नहीं। और तेल में तली हुई पकौड़ी ये थोड़ा सा जो है निम्न रुचि जैसा दिखाई पड़ता है। एक बात और है, ये जब भी हम जिस भी कविता, जिस भी रचना को समझना है उसको उसके रचना काल में जा कर के हमें थोड़ा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के समय में हमारा इधर खास करके इधर कुछ 20-30 वर्षों में हमारी जो खाने की आदतें हैं पूरे समाज की और जो हमारे सामाजिक मानदंड खाने को लेकर के हैं वो काफ़ी बदले हैं। और आप लोग सब नए पीढ़ी के हैं तो इसमें आप बहुत कचौड़ी और पकौड़ी में बहुत ज़्यादा अंतर हो ऐसा आपको एहसास नहीं होता होगा। दूसरी ये बात है कि पकौड़ी निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि केवल गरीब वर्ग में बनती है। अभी तो बेसन भी इतना महंगा, पकौड़ी का मुख्य जो सामान है वो बेसन है। तो बेसन जो है अभी तो इतना महंगा है कि वो गरीब लोग क्या खाएंगे, तो वो भी अमीरों का ही हो गया है। लेकिन ये निराला का जो कार्यकाल है, जो निराला ने जब कविता लिखी वो 1918 से लेकर के और 61 के बीच की लिखी होगी। अब मैंने और ख़ास करके ये तो कविता तो और काफ़ी पहले की होगी, ये तो 1942 या उसके पहले की, निश्चित रूप से उसके पहले की होगी। तो वो उस समय परिस्थितियाँ अलग थी, खाने का जो चलन था, जो खाने की आदतें थी हमारी वो बेहद पारंपरिक, ज़्यादा पारंपरिक थी। तो उसमें जो ये था, तो पकौड़ी जो है वो बहुत उच्च स्तरीय नहीं होती थी। और सामान्यतः साथ में एक चीज़, एक तथ्य और है कि जो पकौड़ी थी वो एक माने काफ़ी चलता काफ़ी प्रचलित चखना था। चखना कहते हैं जो शराब के साथ जो लोग लेते हैं वो कुछ एक नमकीन खानी होती है, तो सबसे जो सुलभ और प्रचलित नमकीन होती थी वो ये पकौड़ी होती थी। तो और ये शराब कौन लोग लेते थे? जो दिन भर मेहनत करते थे और इतने थक के चूर हो जाते थे कि फिर उसमें उनको नींद आने के लिए भी किसी एक दर्द, शरीर का दर्द, मन का दर्द इतना होता था कि कुछ चाहिए होता था। ये तथ्य है, सामाजिक व्यवस्था का ये परिणाम है कि वो उनको चाहिए होता था। और वो दिन भर काम करते थे, मज़दूर वर्ग जो दिन भर जुटा रहता था, वो शाम को थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ उसको चाहिए होता था, वो लेता था। और देशी शराब कुछ भी, तो उसके साथ जो उसको सुलभ चखना मिलता था, जो सुलभ ये नमकीन साथ में खानी होती थी, वो ये पकौड़ी ही मिलती थी। तो ये एक तरह से
कवि की संवेदना जो है वो उस वर्ग तक पहुंच जाती है, उस मजदूर वर्ग तक पहुंच जाती है जो सारे दिन भर मेहनत कर रहा है और अब उसके हाथ में ज़्यादा कुछ आया भी नहीं। सारा दिन मेहनत करने के बाद वो पूरा भरपेट खा सके उसका भी उसका इंतज़ाम नहीं हो पाया और फिर अंत में वो अपने सारे दुख दर्द को, अपने शारीरिक दर्द को, अपने मानसिक दर्द को, अपने जो अपने एक तरह से अपने अस्तित्व को भुला सकने तक के लिए वो शराब का सहारा लेता है और उसके साथ पकौड़ी खाता है और वो उस पकौड़ी को संबोधित करके ये कविता लिखी। तो एक तरह से कवि उस वहाँ तक पहुँच जाता है, उस उनके बिल्कुल निचले वर्ग के साथ अपने को खड़ा दिखाना चाहता है, या मतलब वो खड़ा है उनके साथ में कि जो संवेदना उनकी है, जो जहाँ वो पहुँचते हैं वहीं तक कवि भी पहुँच रहा है। इसके अलावा भी इसके और अर्थ निकल सकते हैं। हर एक कविता का, जो भी कविता आप पढ़ते हैं उसमें कवि का एक मंतव्य होता है, शब्दों से कुछ कहा जाता है और शब्दों के पीछे बहुत कुछ होता है जो आपके अपने ज्ञान, अपनी समझ के अनुसार विस्तारित होता है। तो इसके पीछे और भी चीज़ें हैं। ये पकौड़ी और भी इंगित करती हुई दिखाई पड़ती है चीज़ें, लेकिन वो अभी हम यहाँ पर नहीं खोलेंगे। इसको हम थोड़ा सा रहस्य रहने देते हैं। सिर्फ एक संकेत मात्र मैं देती हूँ कि यहाँ पकौड़ी स्त्री की भी द्योतक हो सकती है। वह स्त्री जो घर में नहीं है बल्कि बाहर है, और उससे भी ये जुड़ता हुआ सा लग सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही अर्थ हो। लेकिन हमेशा कोई भी कविता होती है, उस कविता का एक अर्थ जो सामने दिखाई पड़ता है वो परतों में होती है। एक सामने जो शब्दशः जो कहते हैं वो, दूसरा उससे जो जुड़ करके, उसकी संवेदना से जुड़ करके कुछ निकलता है वो, और उसके बाद उससे जो ध्वनि निकलती है, उससे जो व्यंजना निकलती है जो काफ़ी दूर तक जा सकती है वो। तो ये इन परतों में, और जितनी सफल कविता होगी, जितनी संवेदनशील कविता होगी, जितनी अच्छी तरह से लिखी हुई कविता होगी, उसमें ये 3 परतें होंगी ही। तो ये 2 परतें मैंने खोल के दिखाई आपको, एक जो ऐन्द्रिक धरातल पर है और दूसरा एक जो ये संकेतित करती है। ये 2 परतें खोली। तीसरी जो है, जो ध्वनित होती है, जिसका संकेत मैंने दिया, वो आपके लिए है। वो जब आप आगे जा कर के और पढ़ेंगे कविता और आपकी भावनाओं का, आपके समझ का विस्तार होगा, तब आप उसको समझ सकेंगे। इस कविता की मुख्य जो विशेषता है, भाषा सरल और सहज है। ऐन्द्रिक भावानुभव का सफलतापूर्वक सृजन है, जैसा जो पूरी व्याख्या में मैंने बताया। अभिधा और व्यंजना का सुंदर अर्थपूर्ण समन्वय है। जो मैंने बात की कि अभिधा यानी जो ऐन्द्रिक धरातल वाली बात, जो सीधे शब्दों से सीधे सीधे निकलती है, और व्यंजना यानी वही तीसरी परत जो आपको आगे खोलनी है। उन दोनों का एक बड़ा, मैंने इसमें आप चाहें तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ना पहुँचे, पहली और दूसरी परत में रहें तो भी कविता सफल है। निराला को और जानने के लिए आप सरलतापूर्वक bharatdiscovery.org पर जा सकते हैं। वहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डालेंगे तो आपको एक पाठ दिखाई पड़ेगा। उसमें उनकी रचनाओं के विषय में, उनके विषय में विस्तार से है। कविता के विषय में नहीं है, कविता है लेकिन कविता के विषय में नहीं है। लेकिन आप बाकी उनकी निराला के विषय में आप जान सकते हैं, उनकी काव्य कला के विषय में जान सकते हैं। उसके अलावा क्रांतिकारी कवि निराला, ये बच्चन सिंह की है, जिसमें उन्होंने छायावादी कविताएं जो निराला के, उनसे हट करके जो कविताएं निराला ने लिखी, उसके विषय में इन्होंने बताया। तो इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, तो आपको इस पाठ को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।